हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NCERT लेट्स क्रैक चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ काजल कुमारी। और हम लोग क्लास 10th के साइंस को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ये फिजिक्स का पार्ट है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स का बेसिक नॉलेज, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ राशियां जाननी होती है, जिससे हम लोग किसी चीज़ को माप सकते हैं। जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जानना हमेशा ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ राशि दिया है, यहाँ मात्रक, यहाँ प्रतीक। राशि जैसे तापमान को किस में मापा जाता है? केल्विन में, और उसका प्रतीक के है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, उसका प्रतीक m है। सहती को किलोग्राम में मापा जाता है, इसका प्रतीक kg है। भार को न्यूटन में मापा जाता है, इसका प्रतीक n है। आयतन को घन मीटर में मापा जाता है, इसका प्रतीक मीटर क्यू है। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, जिसका प्रतीक kg मीटर पर क्यू है। दाब को पास्कल में मापा जाता है, जिसका प्रतीक PA है। आई होप ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो आप लोग इसे देख के अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें सबसे पहला टर्म है गति। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब आइए हम लोग इसको इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, एक मिनट। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और यहाँ पर ये कोई दूसरा वस्तु है। अब हम लोगों को इसका गति देखना है। इस वस्तु के गति को लिए मान लीजिए ये वस्तु किस समय के बाद यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, किसी वस्तु का, इस वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, इस लाल वाले वस्तु की अपेक्षा समय के साथ, कुछ समय पहले ये दोनों साथ में थे और कुछ समय बाद दोनों ये यहाँ पहुँच गया, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। तो गति क्या है? किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, हम लोग समय के साथ भी बोल सकते हैं, समय बीतने के बाद ही स्थिति में परिवर्तन होता है। तो बोल सकते हैं किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब सेकेंड टर्म है चाल। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब किसी निश्चित समय में वस्तु जितना दूरी चल रहा है उसे ही चाल कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है जो कुछ समय पहले यहाँ था, फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा, फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इसको पार करने में जो समय लगा, मानिए यहाँ से यहाँ उसको 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड। तो बस यही, प्रति इकाई समय में 1 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। आई होप अब आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो चाल किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। औसत चाल मतलब एवरेज चाल, मतलब तय की गई दूरी बटा कुल समय को एवरेज चाल कहते हैं। मतलब जितना वो दूरी तय किया और जितना समय उसको लगा उससे भाग देने से औसत चाल हमें प्राप्त हो जाता है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसीलिए औसत चाल का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है वेग। वेग किसे कहते हैं? प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था प्रति इकाई समय में
वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसका चाल कहते हैं। जैसा कि यहाँ है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। और वेग में क्या है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। अब हम लोग पहले जानते हैं विस्थापन और दूरी क्या होता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और वो यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से जाता हुआ वो यहाँ पर पहुँच जाता है कुछ समय बाद, तो उसके द्वारा ये तय की गई ये जो दूरी है, ये जो रास्ता है, इसे दूरी कहते हैं। ये रास्ते को, वो जिस रास्ते से गया, इसे दूरी कहते हैं। और ये जो इनके बीच का, जो वस्तु यहाँ से यहाँ गया, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ये हो गया इसकी दूरी और ये हो गया इन दोनों के बीच में विस्थापन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और दो वस्तु के, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही दूरी कहते हैं, पाथ को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा वेग क्या है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाय 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग को ही विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग को विस्थापन कहते हैं और बटे समय को वेग कहते हैं। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। और एवरेज, औसत वेग को ही यहाँ इंग्लिश में दिया गया है वी एवरेज। प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं तथा अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं बाय 2। और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चूँकि विस्थापन और दूरी का मात्रक मीटर ही होता है, इसलिए यहाँ मीटर है और समय का मात्रक। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, वेग किसे कहते हैं, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, जिसमें है त्वरण। त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु का समय के साथ चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु है ये, और वो समय एक सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, फिर दूसरे सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में उसका चाल 10 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ से यहाँ जाने में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो त्वरण कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ उसका चाल कितना बढ़ा, चाल बढ़ने की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है चाल बटे समय। चाल बटे समय को त्वरण कहते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हिंदी में इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो आखिर त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु का समय के साथ चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब उसका चाल कितना बढ़ते जा रहा है। जैसे मानिए पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसमें त्वरण कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का त्वरण है, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकेंड हमेशा उसमें बढ़ते जा रहा है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सॉरी, मैंने वहाँ मीटर पर सेकेंड बोल दिया तो मुझसे गलती हो गई, बट त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग आगे की ओर जाते हैं, जिसमें एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों द्वारा की जाती है। आपने कक्षा 9th में देखा होगा, जिसमें 3 समीकरण थे, जिसे मैंने यहाँ लिखा है, जो आप लोग को जानना अनिवार्य है। जिसमें v बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। इसका
फिजिक्स में बहुत ही यूज होता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप याद कर लीजिए, जिसमें v दर्शाता है अंतिम वेग को, u दर्शाता है प्रारंभिक वेग को, a दर्शाता है त्वरण को, t दर्शाता है टाइम को और s दर्शाता है दूरी को। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जिसमें v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये सिर्फ एक समान त्वरण के लिए ही सही है ये फॉर्मूला, बाकी असमान त्वरण के लिए ये फॉर्मूला सही नहीं है। जब एक समान त्वरण दिया रहे तभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है किसी भी क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है बल। बल किसे कहते हैं? बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है या लाने की चेष्टा करता है। बल क्या? एक भौतिक कारक है जिसको बाहर से लगाया जा सकता है, अंदर से भी लगाया जा सकता है। जैसे कि मानिए कोई वस्तु है और हम लोग कोई वस्तु चल रहा है और उससे हम लोग आगे से पुश करके उसे रोक देते हैं। आगे में दीवार आ गया किसी वस्तु के सामने, तो वो क्या हुआ? दीवार उस पर वो बल लगाया जिसके वजह से वो रुक गया। जैसे कोई वस्तु रुका है और हम लोग उससे पीछे से धक्का देते हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो उस बल के कारण वो चलने लगा, उसका अवस्था में परिवर्तन आ गया। या हम लोग कोई दीवार को धक्का देते हैं तो हम क्या हुआ? बल लगा रहे हैं बट वो दीवार चल नहीं रहा है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं उसके अवस्था में परिवर्तन लाने के, लेकिन लाया नहीं गया। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन है, बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। या देखिए आदमी वाला एग्जाम्पल, उसको धक्का देंगे, आदमी को बल लगाएंगे तो वो चलने लगेगा। और वही दीवार वाला एग्जाम्पल, लाने की चेष्टा करता है, परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, मतलब दीवार को धक्का लगाएंगे तो वो चलता नहीं है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं बल लगा के कि उसका अवस्था में परिवर्तन ला सकें, बट वो लाया नहीं गया है। तो एक बार फिर से अच्छे से डिफिनेशन देख लेते हैं। बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है या लाने की चेष्टा करता है। बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको शॉर्टकट में न्यूटन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका खोज न्यूटन ने ही किया था और न्यूटन को सम्मान देने हेतु बल का मात्रक को न्यूटन बोला जाता है। और बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में F बराबर ma भी लिखा जा सकता है, जिसमें द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और त्वरण को a से, और बल को F से। बल को F से क्यों डिनोट करते हैं? बल को इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है, इसलिए इसे F से डिनोट करते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक तो अभी हम लोग ने पीछे देखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे शॉर्टकट में न्यूटन भी कहा जाता है। तो बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है या लाने की चेष्टा करता है। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुना त्वरण, F बराबर ma, बल का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल को वो एक ही समझ लेते हैं, बट वो अलग अलग चीज़ होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है? किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये मैंने अपने से शॉर्ट में डिफिनेशन लिखा है, इसका बड़ा भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, कोई भी, जैसे आपके सामने फ़ोन है, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, बट वो बहुत कम है जिसका हमें प्रतीत नहीं होता है कि बल लग रहा है, बट वो लग रहा होता है। और वो दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसी आकर्षण बल को ही कोई भी दो वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब देखिए गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड में दो वस्तु के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल लगता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु यदि वो दो वस्तु के अलावा एक वस्तु पृथ्वी और एक कोई वस्तु हो, उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे यहाँ उसका डिफिनेशन दिया है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। मतलब मानिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, इनके बीच में लगने वाले बल को ही, आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहा जाता है। मतलब दो वस्तु हम लोगों ने ऊपर पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के लिए, कोई भी दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई भी दो वस्तु के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ये दो वस्तु है, इनके बीच में लगे बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु एक वस्तु यदि पृथ्वी हो और एक कोई वस्तु हो, तो उनके बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो आप लोग समझे गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या था? किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। परंतु गुरुत्वीय बल क्या होता है? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर हैं, हमारे और पृथ्वी के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहा जाएगा। जैसे कि कोई टेबल मान लीजिए है, टेबल और पृथ्वी के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहा जाएगा। और जैसे मान लीजिए कोई दो आदमी है, कोई दो आदमी के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा। गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में अंतर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप मैंने जो भी आप लोगों को बेसिक टर्म्स बताए होंगे वो सब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोगों को सब क्लियर हो गया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को लेकर के बता सकूं और आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।